नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का शारदा चैनल में स्वागत है। श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक बकाया जी आए हैं, जो कि हमें जानकारी देंगे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, और इनके साथ बातचीत कर रहे हैं श्री पी.के. रैना जी। नमस्कार सामीन, आपने ट्यून किया है रेडियो शारदा 90.4 FM। मैं हूं पी.के. रैना। सामीन, एक मुसल्लमा हकीकत है कि इंसान को जिंदगी मिली है खुशहाली, कामयाबी, कामरानी, दिल दिमाग के सुकून के साथ जीने के लिए। मगर सच्चाई यह भी है कि जिंदगी की यह मकासद तभी कुछ माने रखते हैं जब इंसान निरोग हो। वैसे तो इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो। कुछ रोग, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बहुत कम वक्त के लिए इंसान को घेरे रखती है और इलाज के बाद बहुत कम वक्त में ही ठीक भी होती है इलाज मुआलजे के बाद। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में गफलत शारी बहुत महंगी पड़ती है। जरूरी है इंसान के लिए कि जिस्म के मुख्तलिफ अंगों के ताल्लुक से बीमारियों का जानकार होना, ख्याल रखना वक्त पर, नहीं तो सोचने का मौका भी नहीं मिलता है। सामीन, आजकल हमारे समाज में कुछ अजीब ही किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है। देखते हैं, सुनते भी हैं कि फलानी जगह फला इंसान स्वर्गवास हो गया है। क्यों? पूछने पर पता चलता है कि हार्ट फेल हो गया है या हार्ट अटैक हो गया है। सामीन, शायद पहले पहल इस बीमारी का उम्र के साथ कोई ताल्लुक हुआ करता होगा, लेकिन आज बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, यहां तक कि छोटे बच्चे भी दिल की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। वजह क्या है? बचा कैसे जा सकता है? कौन से एहतियाती तदाबीर किए जा सकते हैं? बहुत से सवालों के बारे में तफसीली जानकारी हासिल करने के लिए हमने आज रेडियो शारदा के स्टूडियो में दावत दी है एक मारूफ और मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक बकाया साहब को। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर, हार्ट और हमारी बॉडी क्या इंपॉर्टेंस रखता है हार्ट हमारी बॉडी में? क्योंकि हमारे बहुत सारे अंग हैं, हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन हार्ट के ताल्लुक से हम कह सकते हैं कि हार्ट का काम करना सबूत है कि हम जिंदा है। बिल्कुल, क्योंकि अगर दिल ही रुक जाए तो फिर जिंदगी पॉसिबल नहीं है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि 24 घंटे काम करता है, और मान लीजिए आप 24 घंटे में कोई 1 लाख बार धड़कता होगा, और अगर वो 1 मिनट के लिए भी रुक जाए तो इंसान की मौत हो जाती है। तो ये ज़रूरी है कि हम उसके धड़कने का जो है, जो एटमॉस्फेयर उसको कह सकते हैं, सराउंड, जो हम उसके लिए एक माहौल जो उसको पैदा करना है, माहौल जो उसको दें हम, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें वो फले फूले जी सर, और एक हेल्दी हार्ट रहे। कौन से तकलीफ हो सकते हैं हार्ट को आम जिंदगी में हम जब देखते हैं? जो हम जिसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं वो तो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जो हम कहते हैं वो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। और होने को तो भाई बहुत सारी बीमारियां हैं जो पैदाइश से, कुछ बीमारियां पैदाइशी होती हैं, जैसे हार्ट के अंदर सुराख होना, या फिर किसी को और कई तरह की, जिसको ब्लू बेबी बोलते हैं, खून साफ और गंदा खून मिलते हैं, तो इस तरह की बीमारियां भी होती हैं। और कुछ बीमारियां जैसे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हमारे सोसाइटी में काफ़ी कॉमन है, हमारे देश में। तो बट जो सबसे कॉमनली डिस्कस की जाती है, जिसका जो आप अपने इलाज के दौरान जो कॉमन डिजीज सबसे कॉमन है और जिसके बारे में डिस्कशंस भी ज़्यादा होते हैं, वो है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम दिल की नाड़ियों में ब्लॉकेड होता है, जो होता है उसकी वजह से जो होती है। क्या वजह है? कि सबसे प्राइमरी वजह तो ये है कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा हो जाए, ना भी हो तो, लेकिन वो नसों में जमा हो जाता है। इस तरह से पानी की पाइपों में कचरा जमा होता है, उसी तरह से वो खून की नालियों में जमा हो जाता है, और धीरे धीरे ब्लॉकेज हो जाती है। और वो किसी दिन ब्लॉकेज जब पूरी तरह से हो जाए तो उसको वो हार्ट अटैक का रूप ले लेती है। सर, ये आपने ब्लॉकेज की बात की, हमारे पास जो हार्ट की हम बात करते हैं तो उधर वेन्स भी हैं जी। किस में ये ब्लॉकेज होता है? नहीं, वेन्स तो खैर, वेन्स जो हार्ट से जाती है, आर्टरीज जो हार्ट बेसिकली एक मसल है, राइट सर, जो कि जिस पंप है, जिसमें मसल मेनली है, और वो पंप जो है कॉन्ट्रैक्ट करके अपने हार्ट पूरी बॉडी में खून का दौरा करवाता है। तो जो आर्टरीज इस मसल को सप्लाई करती हैं खून,
उसमें ब्लॉकेज की वजह से ये हार्ट अटैक। ये कोलेस्ट्रॉल को आपने ज्यादा इसमें माना कि एक वजह है, जी तो कोलेस्ट्रॉल किस वजह से, क्या चीज है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है आदमी के जिसमें? देखिए, कोलेस्ट्रॉल का ऐसा है कि कोलेस्ट्रॉल वैसे तो नॉर्मली इंसान के कई मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इस्तेमाल होता है, जी सर। इसलिए बॉडी के अंदर बनता है ये कोलेस्ट्रॉल, लिवर में मैन्युफैक्चर होता है। बट जब इसकी मात्रा कुछ हद से ज़्यादा हो जाए तो ये नसों में जमा होने लगता है। अब इसको देखा जाए तो इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ मेजर रिस्क फैक्टर्स माने गए हैं, जैसे शुगर, डायबिटीज, जी जी। सिगरेट स्मोकिंग है, एक फैमिली हिस्ट्री इज अ मेजर रिस्क फैक्टर। इस तरह से जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनकी वजह से ये बढ़ता है। कुछ लोगों में फैमिलियल होता है, जेनेटिक्स, तो ये सब चीज़ें हैं। अर्ली वार्निंग्स क्या है इसके लिए? अर्ली वार्निंग तो सर ऐसे देखा जाए तो हमको स्क्रीनिंग से पता चलता है कि किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है कि नहीं, इंसान को हार्ट के बारे में, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे को कोई दिल की बीमारी है? वो एक लेट स्टेज हो जाती है, अगर हम उसका वेट करेंगे दैट इज अ लेटर स्टेज। जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्क्रीनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आप एसिम्प्टोमेटिक भी, मतलब आपको कोई तकलीफ है भी नहीं, फिर भी आपको 40 के बाद, और इंडिया में तो बल्कि मैं कहूँगा 35 के बाद, 35 साल के बाद आपको बॉडी की चेकअप करवाना, स्क्रीनिंग, हाँ बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और बाकी जैसे आप लक्षण कह रहे हैं, इसके अलामत क्या होते हैं, वो एक लेटर स्टेज पे, जबकि आपकी ब्लॉकेज इतनी ज़्यादा हो चुकी हो कि आप मतलब अटैक आने वाली नौबत आ गई, तो हमें, मुझे लगता है उससे पहले हमें एहतियात बरतना चाहिए और इसे तकलीफ पहुंचने से पहले ही हमें डायग्नोज कर लेना चाहिए। बाकी अगर आप सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे तो अगर नाड़ी पूरी बंद हो जाए और अटैक आ जाए तो उसका सबसे कॉमन सिम्टम होता है सीने में दर्द हो जाती है। जी, सेंटर ऑफ द चेस्ट, जो कि रेडिएट कर सकता है कंधों में, जॉ में, गर्दन में, बाजुओं में। आमतौर पर राइट बाजू में नहीं, लेफ्ट बाजू की तरफ ज़्यादा जाता है, और छाती के सेंटर में होता है। क्या हम ये मानकर चलें कि हर एक चेस्ट पेन हार्ट से रिलेटेड बीमारी नहीं है, या हर एक चेस्ट पेन हार्ट के ताल्लुक से? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये हार्ट से अनरिलेटेड भी हो सकता है चेस्ट पेन। बट एक पेशेंट के लिए या एक लेमैन के लिए ये बता पाना बहुत मुश्किल है, असंभव के बराबर है। इसलिए जब तक कोई भी चेस्ट पेन डॉक्टर ना कहे कि ये हार्ट से रिलेटेड नहीं है, तो तब तक किसी को ये उसको हार्ट का ही मान के चलना चाहिए। यानी अगर किसी आदमी को चेस्ट की पेन हो जाए कभी जी, तो एकदम से इसको ऐसे ही नहीं लेना चाहिए, यूं ही कि चलो chest pain स्पेशली है। जो कि कुछ तो पेन्स होते हैं जो 2 सेकंड में ठीक हो जाते हैं, वो अनरिलेटेड हैं हार्ट से। बट अगर कोई पेन चलता रहे 10-15 मिनट, 20 मिनट, तब उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, और एक मेडिकल कंसल्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी है। जी सर, स्ट्रेस और हार्ट, इनका कोई रिलेशन? बिल्कुल क्योंकि है। आज की जिंदगी जो है वो तनावपूर्ण है। स्ट्रेस और हार्ट का रिलेशन बिल्कुल है। ज़्यादा स्ट्रेस, नेचुरली जब स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है तो हार्ट डिजीजेज जैसी भी हों, उसको एक बढ़ावा मिलता है। तो स्ट्रेस अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है इसको प्रिवेंट करने के लिए। जब भी हम आज किसी से मिलते हैं, चाहे हमारे रिलेशन में है, चाहे हमारे घर परिवार में है, तो वहाँ हम देखते हैं हर एक के पास एक दवाई का डब्बा होता है, तो वो कहता है कि बीपी है, लो बीपी और हाई बीपी। जी, ये भी हार्ट से रिलेटेड है। ब्लड प्रेशर हार्ट से डायरेक्टली ब्लड प्रेशर का कम होना जी। या ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना? नहीं, ब्लड प्रेशर कम तो बहुत कम, बहुत रेयर सी चीज़ है, किसी बीमारी से रिलेटेड हो सकता है। अपने आप में लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी अभी तक तो हमारी नहीं गई है। हाँ, हाई ब्लड प्रेशर एक बीमारी है जो कि बहुत कॉमन है, जो कि हार्ट से डायरेक्टली तो नहीं रिलेटेड होती, बट हार्ट के ऊपर वो असर डालती है, और एक हार्ट अटैक के लिए भी मेजर रिस्क फैक्टर माना जाता है। तो वही मैंने कहा, ये बीपी के जैसे, बीपी का भी कोई लक्षण नहीं होता आमतौर पे। 90% पेशेंट्स में बीपी हाई होने के बाद भी मरीज को महसूस नहीं होता। तो इसीलिए स्क्रीनिंग, अर्ली मेडिकल चेकअप्स, कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो कि जाते हैं रूटीन चेकअप पे और उनको पता चलता है बीपी बहुत ज़्यादा है, हालांकि उन्हें कोई लक्षण नहीं होता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रूटीन अर्ली मेडिकल चेकअप। सर, मैं 90 से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। मैंने एक दिन खुद एक दूरदर्शन श्रीनगर से एक प्रोग्राम देखा था, वहाँ एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि 40 की उम्र के बाद जी, हर एक आदमी को एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए अपने पास, उस पर बीपी का उसको रिकॉर्ड रखना चाहिए, या दूसरी चीजें जो भी हेल्थ रिलेटेड है, एक रिकॉर्ड अपने पास रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक ये बात है कि हम रिकॉर्ड मेंटेन करने में बड़े पुअर हैं। जी सर। इवन आफ्टर गोइंग टू द डॉक्टर, जाने की उसके बाद भी हम वो रिकॉर्ड्स घुमा देते हैं।
तो ये बात जो भी आप बता रहे हैं मुझे सही बात है, रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज और हार्ट। सर डायबिटीज़, जैसे मैंने पहले भी कहा कि डायबिटीज़ एक मेजर रिस्क फैक्टर माना जाता है। जी सर, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर है हार्ट के लिए। हार्ट जो हम जिस बीमारी की बात कर रहे हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको डायबिटीज़ है उसमें बीमारी जल्दी होती है और रैपिडली प्रोग्रेस होती है। तो डायबिटीज़ का अर्ली डायग्नोसिस और फिर उसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये CPR क्या होता है सर? सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर ये उस सिचुएशन में किया जाता है जब किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया हो। जी। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हार्ट बेसिकली बंद हो गया हो, मतलब हार्ट की पंपिंग रुक गई हो। जी। तो उस केस में हमें जब तक हॉस्पिटल ना पहुंचे पेशेंट, वेस्टर्न कंट्रीज में तो पब्लिक एरियाज में डिफिब्रिलेटर्स वगैरह होते हैं जो शॉक वगैरह दे सकते हैं, हमारे यहाँ पे वैसा नहीं है। तो उस वक्त CPR, जिसको मैं समझता हूँ हर इंसान को ट्रेनिंग ली होनी चाहिए। CPR का मतलब है हार्ट को तब तक हम चलाते रखें जब तक वो हॉस्पिटल ना पहुंचे। जी, क्योंकि उससे ब्रेन जिंदा रहता है और फिर हम हार्ट को हॉस्पिटल ले जाके उसका वो डेफिनेटिव इलाज कर सकते हैं। क्या किया जा सकता है इस CPR के दौरान? CPR में हम क्या करते हैं, कार्डियक कंप्रेशन बोलते हैं उसे, या चेस्ट के ऊपर पंपिंग का एक्शन करते हैं ऐसे दबा दबा के, ताकि हार्ट का जो जिसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं वो कुछ हद तक बना रहे, ब्रेन को लाइव रखना है, ब्रेन में ब्लड पहुंचने के लिए। और साथ साथ हम सांसें भी पहुंचाते हैं, मुंह के साथ भी लगा। अगर और कोई तरीका नहीं है तो मुंह के जरिए सांसें पेशेंट को पहुंचानी। तो दो चीजें, एक तो सांस और एक कार्डियक कंप्रेशन, जो जिससे कि ब्लड का दौरा कुछ हद तक बना रहे ताकि ब्रेन डेड ना हो। क्योंकि अगर एक बार ब्रेन डेड हो गया तो फिर इंसान को हार्ट दोबारा चालू भी हो जाए तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। सर मैंने अभी पहले जब बात की थी तो मैंने कहा कि हमारे समाज में एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है कि आज हम देख रहे हैं कि कोई डांस करते करते गिर जाता है तो वो गिर जाता है, कोई दूल्हा जाता है घोड़े पे वो गिर जाता है तो उसका हार्ट अटैक हो जाता है। आज सुबह की बात मैं दुर्गानगर में रहता हूँ, वहाँ की बात कर रहा हूँ। एक लड़का कॉर्पोरेट सेक्टर में है, गाड़ी चलाते चलाते उसका हार्ट अटैक हो गया, उसकी डेथ। जी, वजह क्या है? क्या कोरोना के बाद जो उसके बाद ये सूरत हाल पैदा हो गया? कोरोना का तो डायरेक्टली इम्प्लीकेट अभी तक किसी भी स्टडी में नहीं हुआ। थोड़ी बहुत एनेक्डोट्स हैं उसके बारे में कि इससे, लेकिन अभी तक कोरोना को इसमें कोई डायरेक्टली रोल नहीं पाया गया है। अब ये है कि एक तो हमारा जैसे इंडियंस में देखा जाए तो इंडियंस जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, यानी कि इनको बीमारी, ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इसको होने की संभावना इनमें बहुत ज़्यादा है। इंडियंस चाहे हिंदुस्तान में रहें या कहीं और वेस्टर्न कंट्रीज में रहें, इनको होने की चांसेस ज़्यादा हैं। सेकेंडली, हमने एक वेस्टर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया है खाने पीने के मामले में, जो प्रिकॉशंस है उस मामले में नहीं। क्योंकि वेस्ट जो लाइफस्टाइल हमने इस तरह से किया है कि वो जो ये होते हैं आपके प्रोसेस्ड फूड खाना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे बीमारियां बढ़ती जा रही है। हमारे इंडिया में यानी कि सब कॉन्टिनेंट में एक एपिडेमिक प्रोपोर्शंस में ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज आ चुकी है। यहाँ से हम एक एपिडेमिक के थ्रू गुजर रहे हैं, जबकि वेस्ट में इसकी इंसिडेंस अब कम होने लगी है, क्योंकि उन्होंने अब प्रिकॉशंस और बाकी चीजें जिससे लेना शुरू कर दिया। तो ये वजह है कि हमारे यहाँ अब ज़्यादा पाई जा रही है बीमारी। और सेकेंडली, जिसकी अवेयरनेस भी बढ़ गई है, अब लोगों को पता चल गया है कि कैसे होती है, और सोशल मीडिया की वजह से ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाती है जल्दी। बट ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने वो लाइफस्टाइल, ऐसा ख़राब लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया है, जिसकी वजह से ये बीमारी कुछ बढ़ गई है हमारे। यानी जो कुछ ये वाक़ात आज हम देख रहे हैं, ये इंसान की अपनी गफलतशारी है काफ़ी हद तक, क्योंकि एक तो हम प्रिकॉशंस नहीं लेते। अब जल्दी, जैसे मैंने कहा, अर्ली डायग्नोसिस की तरफ हमारा कोई उस पर हम तवज्जो नहीं देते, और ये वेस्टर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं। अभी सर, अगर मैंने जो अभी जिक्र किया है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, चाहे वो छोटा बच्चा है या बुजुर्ग है, तो इसका मतलब है कि वो अचानक नहीं हुआ, उसकी कोई हिस्ट्री रही होगी। जी, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। ये बीमारी आज की, जैसे मुझे हार्ट अटैक हो गया, तो बीमारी आज शुरू नहीं हुई है, ये कई बरस पहले की है। कई बरस पहले जो है कोलेस्ट्रॉल कचरे की तरह जमा होता गया, नालियां तंग होती गई, हमने तवज्जो नहीं दी। हमें पता भी नहीं चलता कुछ हद तक तो, लेकिन हाँ, तवज्जो नहीं दी। तो वो जमा होते होते एक दिन इस लेवल पर पहुंच गया कि वो खून का दौरा इतना कम हो गया कि वो हार्ट का मसल मरने लगा, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक बोलते हैं। तब हम फिर
दर्द महसूस करते हैं, फिर तब तो वक्त गया होता तब वक्त काफी आगे निकल चुका। तो मैंने आज जैसा आपने भी फरमाया सर कि एक रिकॉर्ड रखना चाहिए, बहुत जरूरी है रिकॉर्ड। बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के सूरत हाल। दूसरा, हमारा जो लाइफस्टाइल की आपने बात की सर, मैं कश्मीरी पंडितों की बात कर रहा हूँ सर। जी, खाना जब हम पहले खाते थे तो नीचे बैठकर खाते थे, लेकिन आजकल हमारा जमाना चेंज हो गया। खड़े खड़े खाना खाना है, खड़े खड़े पानी पीना है, और सब कुछ एक साथ खाना है। तो उसका हमारी इस सेहत के साथ कितना खिलवाड़ हम करते हैं अपनी सेहत के साथ, क्योंकि हमारा जो स्टाइल है खाने का, जी, जी, वो भी चेंज। छोटे बच्चे हम घर में देखते हैं, वो टीवी देखते हैं, सोते सोते खाना खाते हैं, सोते सोते वो पढ़ते भी हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। एक ये बुजुर्गों ने हमारा एक तरीका सेट किया हुआ था, हम उसके हिसाब से अब चलते नहीं हैं, तो वो बेस्ट तरीका था। उस टाइम पे खाना, सही खाना, और साथ में एक्सरसाइज भी करना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज की बात हम करते हैं सर। एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज आप एज कार्डियोलॉजिस्ट रिकमेंड कर सकते हैं एक आम आदमी के लिए, ताकि वो हार्ट डिजीज से मॉर्निंग वॉक या कोई योगा या एक्सरसाइज जो भी हो? सिर्फ एक, अगर कोई इंसान 40 मिनट रोज वॉक भी कर ले, ब्रिस्क वॉक जैसे हम कहें, ये नहीं कि आराम से टहलते हुए निकल गए गप्पे मारते, वो नहीं। ब्रिस्क वॉक जिसमें कि थोड़ा सा सांस भी आपका फूले, 40 मिनट कम से कम 5 दिन हफ्ते में कर लें, तो दैट इज गुड इनफ, वो बिल्कुल अच्छा है। इससे ज़्यादा कोई ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, रनिंग या फिर वो करने की ज़रूरत नहीं है। 40 मिनट ब्रिस्क वॉक पर डे इज गुड इनफ। और डाइट पर बहुत ज़रूरी है कि ध्यान दें हम। सर, आप की जो अब रोजमर्रा का आप बीमारों का इलाज करते हैं, तो उसमें ज्यादा क्या आप पाते हैं कि कौन सा ज्यादा रिस्क फैक्टर काम करता है इस हार्ट के, ज्यादा जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं? सबसे ज़्यादा सर हमारे यहाँ क्या है कि अब इंडिया में डायबिटीज़ की इंसिडेंस दुनिया में सबसे ज़्यादा है बेसिकली। दुनिया में? हाँ, हमारे यहाँ डायबिटीज़ इतना कॉमन हो गया है कि ऑलमोस्ट दुनिया बाकी कंट्रीज से डबल है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर सबसे कॉमन, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। और स्मोकिंग की इंसिडेंस हालांकि कम होती जा रही है धीरे धीरे, बट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। और कोलेस्ट्रॉल जो है, हाई कोलेस्ट्रॉल, वो ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? जी सर, जब एक और चीज हम आप कॉमन देख रहे हैं कि हार्ट अटैक हो गया उसका, तो एकदम से अस्पताल पहुंचा गया, तो उसका स्टंट पड़ गया या उसको पेसमेकर लगाया गया, ऐसी नौबत कब आती है? सर, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं वैसे। ये जो आपने बताया स्टेंट, ये तब नौबत आती है जब अटैक आ गया हो। दिस इज ऑलमोस्ट एक लास्ट मोमेंट। हाँ, वो उसका हमको वेट नहीं करना है। लेकिन ये जो इलाज आपने बताया कि स्टेंट डाल देते हैं, ये उस वक्त के लिए सही इलाज हो सकता है, होता भी है। जैसे अटैक हुआ किसी को, हॉस्पिटल टाइम पे पहुंचना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो वही है। जब हॉस्पिटल पहुंच के वहाँ एंजियोग्राफी हुई और पता चला कि इस नाड़ी में ब्लॉकेज है, तो उसको एंजियोप्लास्टी करके बलून से खोल के उसमें स्टेंट डालना, वो एक सही इलाज है उस वक्त के लिए। और पेस मेकर, जैसे आपने कहा पेस मेकर, वो एक अलग बीमारियों का ग्रुप है, जिसको हम ब्रैडी एरिथमियास बोलते हैं, यानी कि स्लो हार्ट रेट हो जाना। उसमें क्या है कि पेशेंट को चक्कर खा के गिर जाना या बार बार चक्कर आना और हार्ट रेट स्लो पाई जाए, तब पेस मेकर लगता है। उसको हार्ट अटैक नहीं कहते हैं? उसको हार्ट अटैक नहीं कहा जा सकता, मतलब जो इस सिर्फ हार्ट कम काम करता है, हार्ट की रेट कम हो जाती है। जैसे नॉर्मली इंसान की 70, 80, 90 होती है, उस केस में 40 से भी कम हो जाए, वो बीमारी अलग किस्म की होती है। तो वो पेस मेकर लगा के उसका हार्ट बराबर काम करने लगता है, वो उसको हेल्प करता है नॉर्मल होने में। सर, मेडिसिन और ऑपरेशन, कब तक मेडिसिन और कब ऑपरेशन? देखिए, मेडिसिन का रोल तो एक प्रिवेंशन के तौर पे बीमारी शुरू होने से पहले भी है। यानी जैसे मैंने कहा कि आपने अपने शुगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी, जिसको रिस्क फैक्टर है, जैसे शुगर कंट्रोल करना ज़रूरी है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना ज़रूरी है, बीपी कंट्रोल करना ज़रूरी है, और अपना सिगरेट स्मोकिंग अवॉइड करना। इसके साथ दवाइयाँ तो आ गई ना यहाँ पे, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन, डायबिटीज़ कंट्रोलिंग मेडिसिन, बीपी की मेडिसिन। और जैसे जिनको ये रिस्क फैक्टर्स हैं उनके लिए एस्पिरिन, जिसको हम ब्लड थिनर बोलते हैं, वो भी एक रोल रखता है। और जिसको ब्लॉकेज हो गई हो उसके लिए, जैसे आपने कहा एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग वगैरह, वो सर्जरी का एक रोल अब इन इस प्रॉब्लम में, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज में सर्जरी का रोल जितना पहले था उससे बहुत कम हो चुका है। 5-10% रह गया है,
क्योंकि ये तब की जाती है जब एंजियोप्लास्टी पॉसिबल ना हो, नहीं, यानी कि नहीं। स्टेंट पॉसिबल ना हो। आजकल तो काफ़ी, जैसे 3 मेजर आर्टरीज होती हैं हमारी, उसमें मल्टीपल जगहों पे भी ब्लॉकेजेस हों तो उसमें कई स्टेंट डाल के खोला जा सकता है। तो बाईपास सर्जरी जो हम कह रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, वो एक लास्ट रिजॉर्ट मान के चलते हैं। बहुत कम पेशेंट्स, उसकी नौबत आती है लास्ट आती मोमेंट। है। जी जी, बहुत कम आती है, जिसमें कि स्टेंटिंग की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं हो रहती है। जी। तो सर प्रिकॉशंस, एक आदमी को प्रिकॉशंस, जैसे मैंने कहा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जैसे अभी आपकी उम्र 35-40 के बीच में है, हमें बेसिकली तो प्रिकॉशंस तो हमें टीनेज में ही शुरू कर देने चाहिए। डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है। डाइट, एक तो हमें प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करने चाहिए बिल्कुल, जिस तरह से हम आजकल जितने आदी हो गए, आदी हो गए, खासकर बाजार से बच्चे खरीदा, बच्चे हमारे बिल्कुल गर्म किया और खा लिया, वो चीज़ें अवॉइड करनी है। फ्रेश फूड और ग्रीन वेजिटेबल्स पे हमें ध्यान देना है। फैटी चीज़ें अवॉइड करनी, जैसे तला मला हम खाते हैं, वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती है। तो एक फूड हो गया ना, जिसमें आपको फ्रेश चीज़ें, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। जैसे मैं पहले कह रहा था, वॉकिंग इज़ गुड इनफ। तो ये तो आपका हो गया। और 35-40 के बाद आपको रूटीन मेडिकल चेकअप्स भी करवा लेने चाहिए, जिससे कि आपकी कोई बीमारी जो कि जिसके लक्षण आपके ना हो वो पकड़ में आ जाए। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, शुगर ज़्यादा हो, बीपी ज़्यादा हो, तो उसे टाइमली कंट्रोल कर लिया जाए। उससे इसकी इंसिडेंस कम हो जाती है, हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक और जब जो आज हम प्रॉब्लम देख रहे हैं अपने Obesity। हार्ट के साथ, जी जी, ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर है। ओबेसिटी अपने आप में एक हार्ट डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर माना गया है। तो इसको कंट्रोल करना, यही इन्हीं चीज़ों से कंट्रोल होगा। डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज। वेट कम करना है। ज्यादा किसी हम कह रहे हैं कि कोई भी कहते हैं कि पेट आगे आ गया तो इसका मतलब है कि हम बीमारियों का एक गढ़ बन गए। जितना हमारा पेट फूलता जाएगा, काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है यहाँ की, मतलब पेट बाहर आना, वो डायरेक्टली कोरिलेट करता है हार्ट डिजीज के साथ। तो उसे हमें रोकना चाहिए, कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। सर मैंने अभी आपकी तवज्जो मबजूल की इस तरफ की कि आजकल हम देख रहे हैं कि चलते चलते, गाड़ी चलाते चलाते, डांस करते करते गिर जाता है, खेलते खेलते, ऐसे भी कोई खेल खेलते, कोई जी, स्पोर्ट्स जी। में भी हमने देखा कि बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन गिर गए। लोग कहते हैं, या ड्रामा करते करते, एक्टिंग करते करते, लोग कह रहे हैं शायद एक्टिंग ही कर रहा है, हाँ जी। गिर जाते हैं। उस सूरत हाल ये क्यों पैदा हो जाती है और उस वक्त हमको क्या करना चाहिए इमीडिएट? सर, अगर आपको लगे कि जैसे आपको छाती में दर्द हुआ, सपोज मैं उस हल्का सा भी। इनिशियल चीज़ों से बात करते हैं, हल्का सा दर्द हुआ जो कि आपने पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस ना किया हो, तो आपको लगे ये कुछ डिफरेंट है, और वो कुछ देर चलता रहे, 5 मिनट 10 मिनट, तो आपको टाइम वेस्ट किए बगैर, क्योंकि अपने आप में आप कुछ खास कर नहीं सकते, तो आपको हॉस्पिटल का रुख कर लेना चाहिए, जो भी नज़दीक में हो। भले ही आप ड्राइव कर रहे हो, ड्राइवर हो सके तो वो अरेंज करके हॉस्पिटल भागना है, या आप कहीं हों, सड़क पे हों, कहीं किसी के साथ हो, तो आपको सबसे पहली चीज़ किसी डॉक्टर के पास पहुंचना ज़रूरी है। इसके अलावा अपने आप में आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि एस्पिरिन की गोली अगर घर में कहीं पड़ी हो या आपके पास हो, वो रखनी भी चाहिए लोगों को, एस्पिरिन। हाँ, तो वो हार्ट अटैक के वक्त एक फर्स्ट एड का काम कर सकता है। बाकी तो दवाइयाँ कई हैं, बट मैं सेल्फ मेडिकेशन के लिए एडवाइज नहीं करूँगा, बट इमीडिएट अगर किसी को एस्पिरिन मिल जाए हॉस्पिटल पहुँचने से पहले, जब हार्ट अटैक सस्पेक्ट कर रहे हो, तो वो हेल्प कर सकता है। सर एक मिथ हुआ करता था पहले कि ये हार्ट अटैक, ये हार्ट की प्रॉब्लम बूढ़ों को होती है, जो उम्र रसीदा लोग हैं। जी जी जी। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक शायद ऐसा भी वक्त था कि इसका उम्र के साथ कोई तकाजा था, लेकिन आज वो नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। बीमारी जो हार्ट अटैक है, हार्ट की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, ये उम्र के साथ साथ ही बढ़ती है। यानी कि किसी 20 साल के बच्चे को आप नहीं देखेंगे कि इस तरह की बीमारी होगी, 20 साल 30 साल। लेकिन अब इसकी जो एज है वो कम होती जा रही है, स्पेशली हमारे कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जैसे पहले भी कहा मैंने, हमारे यहाँ पे ये बीमारी लगभग 10 साल पहले आ जाती है कंपेयर टू द वेस्ट। वहाँ अगर 50-60 की उम्र में हो, तो यहाँ पे 40-50 की उम्र में भी हो जाती है। और हमारे यहाँ इस बीमारी का प्रोग्रेशन, यानी कि बढ़ने की रफ्तार ज़्यादा है, और अर्ली तो होती ही है और ज़्यादा सीवियर होती है। तो हमें ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, हमें ख़ासतौर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों को।
इसलिए ये कहना कि प्लीज ओल्ड एज में होती है, अब वो बात नहीं है। हमें 30 साल के बाद ही केयरफुल रहना चाहिए। बिल्कुल, स्पेशली जब हमारी कोई फैमिली हिस्ट्री हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि मेरे जो वालिदैन हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं, क्या उनको कौन सी बीमारी थी, जैसे हार्ट की बीमारी है, प्रोस्टेट की बीमारी है, या किडनी की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी, शुगर की बीमारी है, ये हेरिडिटरी है। हाँ जी, कुछ हद तक हेरिडिटरी तो नहीं कहेंगे, बट ये है कि फैमिली हिस्ट्री विरासत में मिलता है, कुछ हद तक मिलता है। तो एक बच्चे को जानकार रहना चाहिए अपने पेरेंट्स के बारे में भी, उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी उनको मालूम होनी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि ये देखा जैसे जेनेटिक्स है ना, उसको तो हम बदल तो सकते नहीं है। जो माँ बाप को बीमारी रही है वो हमें अगर आ गई तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते, बट ये है कि हमें ज्यादा केयरफुल रहने से बाकी रिस्क फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को स्क्रीनिंग के जरिए बचा सकते हैं। जैसे स्मोकिंग, अगर आपको पहले ही फैमिली हिस्ट्री है तो आपको जरूरी है कि आप स्मोकिंग ना करें। डायबिटीज अगर है तो जल्दी डिटेक्ट करके उसका इलाज करें, और बाकी रिस्क कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की पहले ही से कोशिश करें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फैमिली हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और इसको हम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बोलते हैं, जो कि आप चेंज नहीं कर सकते, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि बाकी चीज़ें आप कंट्रोल कर लें। सर, आपने एक जिक्र किया था अभी हार्ट में सुराख। जी जी, अक्सर ये देखने को मिलता है कि बच्चा जो जब भी पैदा होता है उसी वक्त आप डिटेक्ट करते हैं उसको हार्ट, क्या कैसे पैदा होता है? नहीं सर, ऐसा है कि बच्चे का डेवलपमेंट जैसे हो जाता है ना वूम्ब में, तो उस डेवलपमेंट के दौरान कुछ सुराख बहुत जरूरी होते हैं बच्चे की जिंदगी होने चाहिए। हाँ, होने चाहिए, क्योंकि खून उस तरह से उसका दौरा, उसको हम फीटल सर्कुलेशन, फीटस मतलब बच्चा जो पेट में होता है, फीटल सर्कुलेशन अलग होती है एडल्ट सर्कुलेशन से। तो उस वक्त कुछ सुराख जरूरी होते हैं, क्योंकि पैदाइश के वक्त या पैदाइश के कुछ देर बाद बंद हो जाते हैं। कुछ सुराख ऐसे होते हैं कि वो पहले ही पैदाइश से बंद हो जाते हैं, बट जहाँ ये बीमारी हो जाती है किसी को सुराख दिल में होना, वो मेल डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट उसका सही नहीं होता, तो वो सुराख खुले रह जाते हैं। तो बाद में बच्चे को पैदाइश के बाद वो उसकी हार्ट के ऊपर प्रेशर डाल के उसको फिर ऑपरेट करना पड़ता है। जी, कुछ केसेस में करना पड़ता है, कुछ केसेस में कुछ सुराख ऐसे होते हैं जो उम्र के साथ बंद भी हो जाते हैं खुद ही। तो इसका ये माल न्यूट्रिशन है, माँ की गफलतशारी है इसमें, एक फैक्टर है, या बट नेचुरल एक फैक्टर वो भी है, बट वो जरूरी नहीं है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि मतलब आप ये नहीं कर सकते कि माँ को है या नहीं है, उसकी वजह से ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि किस बच्चे को बीमारी हो जाएगी। अब कुछ हैं बीमारियां जो माँ में हो तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि बच्चे को डेवलपमेंटल एब्नॉर्मैलिटीज हो। यानी एहतियात शुरू होता है माँ के वोम से ही, एक माँ को ही पहले। आजकल तो ये ट्रेंड हो गया है कि बच्चों में फीटल एकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं उसको, यानी कि एको एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है जो कि हार्ट के लिए होता है। तो बच्चे का पैदाइश से पहले ही इको कर लेते हैं, हार्ट को देख लेते हैं कि इसमें कोई डेवलपमेंट, कोई सुराख ऐसा तो नहीं है जो। तो वो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, अच्छी भी बात है। बच्चे का पैदाइश से पहले ही हार्ट की बीमारी को डायग्नोज कर दिया जाता है। सर, डॉक्टर साहब अक्सर लिखते हैं कि पेशेंट को एक्सरे करा दो, अल्ट्रासाउंड करा दो, या दूसरे कोई उससे रेज जो आती है, क्या उनसे कोई हार्ट पे असर पड़ता है? एक्सरेज तो खैर है, एक्सरेज का तो असर पड़ता है। जैसे कोई अटेंडेंट आता है पेशेंट के साथ, उस अटेंडेंट को कहा जाता है कि आप बाहर रहो, लेकिन पेशेंट अंदर रहता है। हाँ, क्या पेशेंट को वो खतरा नहीं है? नहीं है तो सही, बट उसमें मजबूरी है, उसमें कोई चारा मजबूरी है। हाँ, तो अटेंडेंट को इन्वॉल्व नहीं होना, तो अवॉइड कर सकता है ना, उसको तो मजबूरी नहीं है। तो इसका मतलब है उससे भी असर पड़ता है हार्ट को? हार्ट को असर नहीं पड़ता, पूरी बॉडी पे वो रेडिएशन का असर पड़ता है। अच्छा। बट एक्सरेज तो आजकल बहुत कम हो गए हैं हार्ट के लिए। एक्सरेज का इतना एक्सपोजर नहीं होता कि उसको बॉडी में कोई असर पड़ जाए, इतना एक्सपोजर आजकल रेयरली होता है। बल्कि इतना एक्सपोजर तो कार्डियोलॉजिस्ट को होने के चांसेस रहते हैं, जो उसके साथ कैथ लैब में हमेशा रहते हैं जैसे, तो वो एक्सरेज ही होती है एक तरह की। तो उनको कार्डियोलॉजिस्ट को, क्योंकि वो दिन में 50 केस कर दिए सपोज किसी ने, पेशेंट तो एक बार एक्सपोज होगा ना, कार्डियोलॉजिस्ट तो 50 बार एक्सपोज होगा, तो उनको एहतियात, तभी वो लेड एप्रन्स और ये सब चीजें पहनी जाती हैं। सर, दूसरा एक सवाल अहम है कि हिस्ट्री है किसी की, चाहे उसको मालूम है या ना मालूम है, लेकिन जैसे अभी हमने कहा कि गाड़ी चलाते चलाते अकेले जाता है, ऐसे आज शख्स को अकेले ना एक्सरसाइज के लिए, ना वॉकिंग के लिए, ना ड्राइव करने के लिए अकेले जाना चाहिए, ये भी जरूरी? सर, अगर डायग्नोज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, हाँ, अगर एस्टैब्लिश्ड है और
आप खुद तो डिसाइड नहीं कर सकते, ये डॉक्टर अगर ऐसा डॉक्टर अगर बता सकता है, हाँ बिल्कुल, एक अटेंडेंट फिर उस ऐसे मौके पर रखना जरूरी है। अकेला उसका बाहर जाना हाँ, बड़ा ये भी रिस्क है। हर पेशेंट को ऐसा नहीं कह सकते, बट जिसकी बीमारी इस तरह की हो वो डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं उस वक्त कि आप अकेले ना जाएं, और एक अटेंडेंट इसलिए कि भाई कुछ हो जाए तो इन्फॉर्म करने के लिए कोई बंदा होना चाहिए, या एक्शन करने के लिए कोई बंदा होना चाहिए। बंदा होना चाहिए। तो आपने सबसे बेहतरीन चीज बता दी, एक एस्प्रिन की गोली हमारे पास साथ होनी जी, चाहिए, जी, क्योंकि जी। जरूरी है आजकल रखना। ये जरूरी नहीं है कि हम खाएं, लेकिन इमरजेंसी के वक्त वो साथ होनी चाहिए। हम अपने नाज़रीन सामीन को कहना चाहेंगे कि एक एस्प्रिन की गोली साथ रखनी सिंपल चाहिए। डिस्प्रिन सर, डिस्प्रिन की गोली साथ रखनी चाहिए। डिस्पर्सिबल होती है, पानी में डाल के पी जा सकती है, बट मैं एडवाइस सेल्फ मेडिकेशन कभी एडवाइस नहीं करते। ऐसे तो दवाइयाँ कई किस्म की होती हैं जो इमरजेंसी में ली जा सकती हैं, बट एस्पिरिन जो है सबसे मतलब कॉमनली उसके अलावा चारा भी नहीं है कोई। हाँ, उसके अलावा ताकि जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सर वैसे तो कार्डियोलॉजिस्ट आप किसी खास तबके के लिए नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तो भगवान की तरफ से, भगवान के बाद जो भरोसा होता है वो डॉक्टर का ही होता है। आप आम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हार्ट से रिलेटेड, और खासकर हमारे कश्मीरी पंडित समाज को, क्योंकि जो विस्थापन की जिंदगी गुजार रहे हैं पिछले 36 ईयर्स से? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, चेस्ट पेन को कभी इग्नोर ना करें। जी सर। हमारी टेंडेंसी रहती है कि हम उसको गैस्ट्रिक समझ के बुला देते हैं कि भाई गैस हो गई है। हो सकता है गैस ही हो, लेकिन आप जब तक आपको डॉक्टर ना कहे कि ये गैस ही है, उसे इग्नोर ना करें। सबसे पहले कभी भी पेन हो आपके चेस्ट में, तो आप इससे बेहतर है कि आप पहले एंटासिड ले लें, उससे बेहतर है डॉक्टर के पास चले जाएं। हो सकता है कुछ पैसे आपके खर्च हो जाएं, लेकिन जान तो बच जाएगी, सेफ रहेगा। हाँ, सेफ रहेगा। तो ये एडवाइस है कि किसी भी चेस्ट पेन को इग्नोर ना करें। इस पॉइंट में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों में चेस्ट पेन नहीं होता, उनके और लक्षण, और किस्म के लक्षण हो सकते हैं, जैसे सांस फूल जाना, पसीना आ जाना, एकदम से पसीना आ जाना। तो इस तरह के लक्षण जनरली डायबिटिक्स में होते हैं, जो कि उनकी नसें जो हैं, वो नसें इन द सेंस नर्व्स, जो हार्ट से नर्व्स जाती हैं जो कि पेन सेंसेशन कैरी करती हैं, वो उनकी डेड हो चुकी होती हैं। तो कई बार वो पेन महसूस नहीं कर पाते, तो उनको सांस फूल सकता है, या पसीने आ सकते हैं, चक्कर आ सकता है। तो ये भी एक उनको अपने माइंड में रखना चाहिए। एक और चीज़ हम जो देखते हैं सर, किसी पेशेंट को खांसी आती है, कहते हैं कि उसके लंग्स में पानी जमा हो गया है, फिर वो इतने फूल जाते हैं कि हार्ट पर प्रेशर पड़ता है। क्या लंग्स में पानी जमा होना हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम? जी जी, बिल्कुल हो सकता है। हार्ट से रिलेटेड आमतौर पर लंग्स में पानी जमा होना हार्ट से रिलेटेड ही होता है, जब हार्ट की पंपिंग ठीक ना हो। जितना खून हार्ट रिसीव करता है उतना पंप ना कर पाए, उसको जगह नहीं मिलती है, वो आगे नहीं जा पाता, तो वो पीछे लंग्स में जमा होने लगता है, और फिर उसके बाद बॉडी में भी जमा होने लगता है। तभी उनके पैर सूज जाते हैं ऐसे पेशेंट्स के। लेटने में दिक्कत होती है, क्योंकि लेटते वक्त खून, ये जो पानी लंग्स में और ज़्यादा बढ़ जाता है। खांसी हो सकती है खासतौर से लेटने पर। ये चीज़ तो अपने आप समझ नहीं पाएगा मरीज, इसके लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। जी जी। तो एक और आपने अभी पसीने की बात की। जी जी। अक्सर हम देख रहे हैं कि अरे मेरे को इतना पसीना आ गया, जैसे किसी ने पानी का बाल्टीन ऊपर से फेर दिया है। जी। तो ये पसीना आना अपने आप एकदम से पसीना आ जाना किसी को, एकदम से, जिसको हम कहें विदाउट एनी रीजन, कोल्ड स्वेट। अब जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं, एसी चल रहा है, और सडनली पसीना आने लगे, तो दैट इज टू बी नॉट टू बी इग्नोर्ड। और लेफ्ट साइड में पेन, लेफ्ट साइड तो एक है बता रहा हूं मैं, वैसे पेन कहीं भी हो सकती है। लेफ्ट इज मोर कॉमन, बट दोनों शोल्डर्स में, यहाँ पे जैसे आपके जॉ लाइन में, गर्दन में, दोनों बाजुओं में लेफ्ट इज मोर कॉमन। सामीन, हार्ट से रिलेटेड जानकारी हासिल करने के लिए हमने दावत दी थी आज मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक बकाया जी। प्रोग्राम के आगाज में भी हमने कहा कि अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है, छोटे बच्चे भी आज हार्ट की बीमारियों से ग्रस्त हैं। क्यों है? डॉक्टर साहब ने खूब इशारा किया कि गफलत अपनी, कि हम इग्नोर करते हैं कुछ चीजों को जो आगे चलकर फिर हमको बहुत महंगी पड़ती है। जरूरी है कि घर में हम एहतियात से काम लें, खासकर खाने पीने की चीजों में। जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि जो ये हमारे पास फास्ट फूड्स हैं, बच्चों को उन फास्ट फूड से दूर रखें, एक्सरसाइज करें, और कभी भी हल्की सी भी कोई पेन हो चेस्ट से रिलेटेड, तो सेल्फ मेडिकेशन के बजाय एकदम से
डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा कीजिए और जो भी वो मेडिकेशन दे देंगे, प्रेस्क्राइब करेंगे, अपनी तरफ से कोई भी मेडिसिन ना लें। हम भगवान से यही प्रार्थना करें कि आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, खुशहाल रहें और जीवन को पूरे सुकून के साथ जिए। यही भगवान की से प्रार्थना है। इजाजत चाहेंगे, फिर मौका मिला डॉक्टर साहब को फिर दावत दे देंगे मजीद जानकारी हासिल करने के लिए। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों से किसी न किसी को फायदा जरूर पहुंचे।